आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सबके दिमाग में कभी न कभी जरूर आता है। हमारा यानी इंसानों का इस धरती और पर्यावरण के साथ आखिर रिश्ता क्या है? क्या हम इसके मालिक हैं? या फिर प्रकृति हमें बनाती है, हमें आकार देती है? हाँ, ये एक बहुत पुरानी और गहरी बहस है। बिल्कुल, और इसी बहस के दिल में ज्योग्राफी यानी भूगोल की एक बहुत दिलचस्प ब्रांच है जिसे मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। मानव भूगोल। हाँ, और आज की हमारी बातचीत का मकसद यही समझना है कि ये मानव भूगोल आखिर है क्या, और ये कैसे इंसानों और प्रकृति के बीच के इस उलझे हुए और हमेशा बदलते रिश्ते को 3 बड़े विचारों के जरिए हमें समझाता है। ठीक है, तो इसे खोलकर देखते हैं। हमारे आज के स्रोत कक्षा 12 की भूगोल की कुछ किताबें और कुछ एजुकेशनल वीडियोस हैं। तो एक तरह से ये इस बड़े विषय पर एक क्रैश कोर्स जैसा होने वाला है। चलिए देखते हैं कि हमारी सोच की कहानी कैसे विकसित हुई। बिल्कुल। तो शुरू करने के लिए मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग भूगोल को पहाड़ों, नदियों और नक्शों से जोड़कर देखते हैं। हाँ, सही है। वो तो हुआ भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिर ये मानव भूगोल उससे अलग कैसे है? क्या ये बस ये बताता है कि इंसान कहाँ रहते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ कहाँ का जवाब नहीं देता, बल्कि कैसे और क्यों का जवाब देता है। अच्छा। मानव भूगोल ये समझाता है कि इंसान अपने आसपास के माहौल के साथ मिलकर कैसे अपनी दुनिया बनाता है। स्रोतों में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। ये भौतिक पर्यावरण यानी जो प्रकृति ने हमें दिया है, ओके। और इंसान के बनाए सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण यानी हमारे समाज, हमारी संस्कृति, इनके बीच के रिश्ते का अध्ययन है। मतलब ये दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं। बिल्कुल, और इसी लेन देन से हमारी दुनिया बनती है। और शायद इसीलिए इस फील्ड में कुछ बड़े विचारकों का नाम आते हैं, जैसे कि फ्रेडरिक रेटज़ल। मैंने पढ़ा है कि उन्हें मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है। हाँ। आखिर उन्हें ये इतना बड़ा खिताब क्यों दिया गया? रेटज़ल ने ही सबसे पहले इस रिश्ते को एक वैज्ञानिक तरीके से देखने की कोशिश की थी। अच्छा। उन्होंने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित अध्ययन, सिंथेसिस, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब था कि हमें इंसान और धरती को 2 अलग-अलग चीजों की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये दोनों मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो रेटज़ल ने एक तरह से नींव रखी, लेकिन मैंने सुना है कि उनकी एक शिष्या एलन सी सेम्पल ने इस विचार को और आगे बढ़ाया। हाँ, बिल्कुल। क्या उन्होंने बस अपने गुरु की बात को दोहराया या उनका नजरिया कुछ अलग था? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उन्होंने दोहराया नहीं, बल्कि उसमें एक बहुत जरूरी चीज जोड़ी, गतिशीलता यानी डायनामिज्म। गतिशीलता। हाँ, सैंपल ने कहा कि ये एक अस्थिर पृथ्वी और एक क्रियाशील मानव के बीच बदलते हुए संबंधों का अध्ययन है। वाह, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। बिल्कुल। देखिए, उन्होंने 2 शब्द इस्तेमाल किए। मतलब न तो पृथ्वी स्थिर है, वो हमेशा बदल रही है। सही। और न ही इंसान चुपचाप बैठा है, वो भी हमेशा कुछ न कुछ कर रहा है। तो जाहिर है उनके बीच का रिश्ता भी पत्थर की लकीर नहीं हो सकता। वो लगातार बदलता रहेगा। एकदम। वाह, तो पहले एक नींव रखी गई, फिर उसमें एक गति का विचार जोड़ा गया। इसके बाद एक और नाम आता है, पॉल विडाल डी ला ब्लाश। क्या उन्होंने इस तस्वीर को पूरा किया? एक तरह से हाँ। विडाल ने इसे और भी गहरा बनाया। उनकी परिभाषा थोड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन उसका सार ये है कि मानव भूगोल सिर्फ इस रिश्ते का अध्ययन नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि यह एक गहरी समझ से पैदा हुआ पूरा कॉन्सेप्ट है। जब आप प्रकृति के नियमों को और इस धरती पर रहने वाले इंसानों की जिंदगी को, दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं, तब जाकर आपको मानव भूगोल की असली तस्वीर दिखती है। अच्छा, तो ये एक तरह से विचारों का विकास है, एक मजबूत नींव, फिर उसमें गतिशीलता और आखिर में एक गहरी समग्र समझ। बिल्कुल। ये तो परिभाषाएं हो गए, पर असल में जमीन पर ये रिश्ता समय के साथ बदला कैसे? शुरू में जब हमारे पास कोई तकनीक नहीं थी, तब तो इंसान प्रकृति से बहुत डरता होगा। बिल्कुल। और यहीं से हमारी कहानी की पहली विचारधारा शुरू होती है, पर्यावरणीय निश्चयवाद, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। हाँ, इस सोच के मुताबिक प्रकृति ही सब कुछ है, वही मालिक है, स्वामी है, और इंसान उसका गुलाम, उसका दास है। मतलब प्रकृति जो हुक्म देगी इंसान को वो मानना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। जैसे बिजली कड़की तो गुफा में छिप जाओ, सूखा पड़ गया तो बारिश के लिए पूजा करो। हाँ,
और कड़ाके की ठंड है तो जानवरों की खाल ओढ़ लो। आपके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है। एकदम सही। इसी को मानव का प्रकृतिकरण भी कहते हैं। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। हाँ, यानी इंसान खुद प्रकृति का एक हिस्सा बनकर रह गया था, जैसे कोई जानवर या पेड़ हो। हमारे स्रोतों में मध्य भारत के अबुझमाड़ इलाके के बेंदा की कहानी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अच्छा, क्या कहानी है वो? बेंदा जंगल में रहता है, उसकी पूरी जिंदगी जंगल के हिसाब से चलती है। वो पेड़ों और वन की आत्मा की पूजा करता है। मतलब प्रकृति के साथ पूरी तरह घुल मिल गया है। हाँ, वो प्रकृति से कुछ छीनता नहीं, बस वही लेता है जो प्रकृति उसे देती है। ये सुनने में बहुत शांतिपूर्ण और टिकाऊ लगता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये भी नहीं है कि विकास और प्रगति एक तरह से रुकी हुई थी? हाँ, ये इसका दूसरा पहलू है। इंसान बस जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन इंसान की फितरत में हमेशा चुपचाप बैठना तो है नहीं। जरूर किसी ने सोचा होगा, इस आग से डरने की बजाय क्या मैं इसे काबू में कर सकता हूँ? बिल्कुल। या इस नदी की बाढ़ से डरने की बजाय क्या मैं इस पर बांध बना सकता हूँ? इसी सोच ने सब कुछ बदल दिया है ना? बिल्कुल। और इसी सोच से दूसरी विचारधारा का जन्म हुआ, संभववाद। पॉसिबिलिज्म। हाँ, यहाँ पासा पूरी तरह पलट गया। इंसान ने धीरे धीरे प्रकृति के नियमों को समझना शुरू किया। अच्छा। जैसे घर्षण को समझकर आग जलाई, हवा के नियमों को समझकर हवाई जहाज बनाए। अब इंसान प्रकृति का गुलाम नहीं रहा, बल्कि अब वो प्रकृति में अपने लिए संभावनाएं तलाशने लगा। बिल्कुल। अब प्रकृति उसे जो देती थी वो उसी से संतुष्ट नहीं था, बल्कि वो प्रकृति से वो छीनने लगा जो उसे चाहिए था। इसी को शायद प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। आपने सही समझा, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। अब प्रकृति पर इंसान की छाप दिखने लगी। हाँ, जैसे पहाड़ों को काटकर सड़कें बन गईं, समंदर पर बड़े बड़े पुल बन गए, रेगिस्तान में हरे भरे शहर बस गए, और यहाँ तक कि हमने अंतरिक्ष में भी अपनी बस्तियां बना ली। इसका भी एक बड़ा मजेदार उदाहरण है हमारे स्रोतों में, नॉर्वे की कैरी का। हाँ, कैरी की कहानी संभववाद को बहुत अच्छे से दिखाती है। वो नॉर्वे के ट्रोंडहाइम शहर में रहती है, जहाँ बहुत ठंड होती है। हाँ, बाहर बर्फीली हवाएं चलती हैं और तापमान माइनस में होता है। लेकिन कैरी अपने ऑफिस में 23 डिग्री सेल्सियस के आरामदायक तापमान पर काम करती है। वो बर्फ पर चलने के लिए खास टायरों वाली कार चलाती है और अपनी मेज पर बांटकर गर्म देशों से हवाई जहाज से आए केले और कीवी जैसे फल खाती है। ये तो कमाल है। मतलब बाहर बर्फीली आंधी चल रही है और आप अपनी डेस्क पर बैठकर कीवी खा रहे हैं। बिल्कुल। ये तो आज के किसी भी शहर के सुपरमार्केट का नजारा है। हम सब शायद हर रोज संभववाद को जी रहे हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। सही कहा। लेकिन एक मिनट, क्या ये नजरिया थोड़ा अहंकारी नहीं है? ये सोचना कि हम प्रकृति को बदल सकते हैं, उस पर जीत हासिल कर सकते हैं, क्या यही सोच आज की पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं की जड़ में नहीं है? आपका सवाल सीधा मुद्दे की जड़ पर चोट करता है, जैसे क्लाइमेट चेंज। हाँ, और इसी सवाल ने एक तीसरी और ज्यादा संतुलित सोच को जन्म दिया, नव निश्चयवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म। हाँ, इसे ऑस्ट्रेलिया के एक भूगोलविद्ता ग्रिफिथ टेलर ने पेश किया था। उन्होंने इसका एक और नाम दिया जो इसे समझने में बहुत मदद करता है, रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद। ये तो बिल्कुल ट्रैफिक लाइट जैसा लगता है। एकदम सही। टेलर का यही मतलब था। ये विचारधारा न तो पर्यावरणीय निश्चयवाद की तरह कहती है कि पूरी तरह प्रकृति के गुलाम बन जाओ, और ना ही संभावनावाद की तरह कि प्रकृति पर पूरी तरह हावी हो जाओ। बिल्कुल, ये एक बीच का रास्ता है, एक मध्यम मार्ग। तो ट्रैफिक लाइट की हरी बत्ती का मतलब है कि विकास करो, तकनीक का इस्तेमाल करो, संभावनाओं को खोजो। हाँ बिल्कुल, लेकिन जब प्रकृति चेतावनी दे, जब पर्यावरण को नुकसान होना शुरू हो जाए, तो ये प्रकृति की तरफ से लाल बत्ती है। तो रुको। हाँ, रोको। जैसे कि जब हमें पता चले कि हमारे फैक्ट्रियों के धुएं से ओजोन परत में छेद हो रहा है या ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो हमें रुकना होगा। हमें सोचना होगा कि हमारे विकास की दिशा सही है या नहीं, और फिर एक ज्यादा टिकाऊ और संतुलित तरीके से आगे बढ़ना होगा। तो ये एक तरह से प्रकृति के साथ साझेदारी की बात है। आप उसके मालिक नहीं हैं, लेकिन आप उसके गुलाम भी नहीं हैं। सही, आप एक समझदार पार्टनर हैं जो जानता है कि कब रुकना है। विकसित देशों ने जिस तरह मुक्त चाल से, यानी बिना सोचे समझे विकास किया है, उसने ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी समस्याएं खड़ी कर दी हैं। तो नवनिश्चयवाद कहता है कि विकास करो, लेकिन प्रकृति की सीमाओं का सम्मान करते हुए। बिल्कुल। तो ये तीन विचार हमें इंसान और प्रकृति के रिश्ते की एक पूरी कहानी बताते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मानव भूगोल सिर्फ इन तीन विचारों तक ही सीमित नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने शुरू में कहा था कि ये दूसरे विषयों से भी बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मानव भूगोल की प्रकृति
अंतर विषयक है। इंटरडिसिप्लिनरी। हाँ, अच्छा। यानी ये अकेला खड़ा नहीं रह सकता। इंसान की जिंदगी के हर पहलू को समझने के लिए इसे समाज विज्ञान के दूसरे विषयों जैसे इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान सबसे मदद लेनी पड़ती है। हाँ, ज्ञान यानी साइकोलॉजी से जुड़ा है। इसका क्या मतलब हुआ? क्या भूगोलवेत्ता लोगों का दिमाग पढ़ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोग किसी जगह के बारे में कैसा महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पर मुंबई की एक लोकल ट्रेन का डब्बा सिर्फ आने जाने की एक जगह नहीं है, वो एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्पेस भी है। वहाँ लोगों के खड़े होने का तरीका, उनके बीच की दूरी, उनका व्यवहार, ये सब व्यवहारवादी भूगोल का हिस्सा है जो मनोविज्ञान के सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है। अच्छा, अब समझ आया। और ऐतिहासिक भूगोल और इतिहास का क्या संबंध है? जब हम किसी जगह के आज के भूगोल को समझने के लिए उसके अतीत में जाते हैं कि 500 साल पहले ये शहर कैसा था, यहाँ कौन सी नदियां बहती थीं, कैसे बस्तियां बसी? हाँ, तो हम इतिहास और भूगोल दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके। इसी तरह राजनीतिक भूगोल यह समझने की कोशिश करता है कि कैसे जमीन और राजनीति एक दूसरे पर असर डालते हैं। जैसे चुनाव के समय कैसे चुनावी क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं, यह राजनीतिक भूगोल का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आज की इस बातचीत में हमने मानव भूगोल की परिभाषा से शुरुआत की, फिर देखा कि कैसे इसके विचारकों ने इसे समय के साथ और गहरा बनाया, और फिर हमने प्रकृति और इंसान के बीच शक्ति के इस बदलते खेल को 3 विचारधाराओं निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद के जरिए समझा। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे हमारा रिश्ता एक गुलाम की तरह प्रकृति के अधीन रहने से लेकर उसे अपनी उंगलियों पर नचाने और फिर एक संतुलित, टिकाऊ रास्ता खोजने तक विकसित हुआ है। और ये यात्रा अभी भी जारी है। जैसे जैसे हमारी तकनीक और समाज बदल रहे हैं, ये रिश्ता और भी ज्यादा पेचीदा होता जा रहा है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है, जो मैं हमारे श्रोताओं के लिए भी छोड़ना चाहूंगी। जरूर। स्रोतों में रुको और जाओ निश्चयवाद की बात की गई, जो एक ट्रैफिक लाइट की तरह है। अगर हम आज की दुनिया को देखें, जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकें हमें असीम विकास की हरी बत्ती दिखा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण का संकट एक बड़ी लाल बत्ती की तरह हमारे सामने खड़ा है। तो आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा सवाल है। हम इंसानियत के तौर पर इस ट्रैफिक सिग्नल पर कहाँ खड़े हैं? क्या हम हरी बत्ती देखकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, या हम लाल बत्ती देखकर रुक गए हैं और सोच विचार कर रहे हैं, या फिर हम कहीं बीच में पीली बत्ती पर अटके हुए हैं, ये तय नहीं कर पा रहे कि ब्रेक लगाएं या एक्सीलरेटर दबाएं?